हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स या दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के बारे में। सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि दाम्पत्य अधिकार क्या है। दाम्पत्य अधिकार से मतलब है पति पत्नी का एक दूसरे के साथ रहने और वैवाहिक समागम का अधिकार, यानी कि शादी के बाद में हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे के बाद ये अधिकार है कि वो एक दूसरे के साथ में रहें और वैवाहिक जो सामने वाले के दायित्व है वो उससे लेवें, यानी कि उसको अधिकार है कि वो समागम करे। अब धारा 9 है हिंदू मैरिज एक्ट की, वो इसी अधिकार को प्राप्त करने की रेमेडी है, जिसके अनुसार जब या तो पति या पत्नी में से कोई भी बिना किसी युक्तियुक्त कारण के दूसरे के साथ रहने से अपने आप को अलग कर देता है, तब पीड़ित पक्षकार जिला न्यायालय, जहां पर पारिवारिक न्यायालय स्थापित है वहां पारिवारिक न्यायालय को आवेदन प्रस्तुत कर दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए प्रार्थना कर सकता है और न्यायालय उस आवेदन में अंकित कथनों की सत्यता से संतुष्ट होने पर और आवेदन को अस्वीकार करने का कोई विधिक आधार न होने पर तदनुसार दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री यानी पारित कर सकता है। अब किसी व्यक्ति द्वारा जब दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की याचिका दायर की जाती है तो यानी कि किसी ने त्याग दिया है, ये कौन साबित करेगा? इस स्पष्टीकरण में जहाँ ये प्रश्न उपस्थित होता है कि विपक्षी पक्षकार ने के पास अपने जीवन साथी के साथ रहना त्याग दिया है कि युक्तिगत कारण क्या था, तब ऐसे युक्तिगत कारण को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने अपने जीवन साथी के साथ रहना त्याग दिया है, यानी जिसने साथ में रहने से इनकार कर दिया है, जिसने घर छोड़ दिया है, जिसने घर से निकाल दिया है, वो ये बताए कि उसने उसको त्याग क्यों किया, उसका जो कारण है युक्तियुक्त कारण है वह उस पक्षकार पर होगा जिसने त्याग किया है। अब सेक्शन 9 के अनुसार अगर विवाह का कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार के साथ बिना उचित कारण के, अगर उचित कारण है तो वो आपको बताना पड़ेगा, बिना उचित कारण के त्याग देता है तो वह जिला न्यायालय या पारिवारिक न्यायालय, अब लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में एक पारिवारिक न्यायालय बना दिया गया है और उस पारिवारिक न्यायालय में उस पक्षकार को यह आदेश देने के लिए कि वह उसके साथ रहे, जिसने त्याग दिया उसको यह आदेश दे कि वो उसके साथ रहे और दाम्पत्य जो दायित्व है यानी कि वैवाहिक जो दायित्व है उनको पूरा करे। एक याचिका सेक्शन 9 के अनुसार पेश की जा सकती है। अब इसका प्रोसेस क्या होगा, ये कहाँ पेश की जाएगी, इसका प्रोसेस क्या होगा, इसका जजमेंट किस तरह से होगा, ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो पीड़ित पक्षकार जिला न्यायालय या पारिवारिक न्यायालय जो भी हो उसमें अपने आधारों और तथ्यों के साथ एक याचिका प्रस्तुत की जाती है। फिर न्यायालय याचिका प्रस्तुत होने पर न्यायालय दूसरे पक्षकार जिसने त्याग दिया है, जिसने त्याग किया है, उसको कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन जारी करती है। अगर दूसरा जो पक्षकार है वो यानी नहीं आता है कोर्ट में, तो न्यायालय एक पक्षीय कार्रवाई या एक्स पार्टी, जिसे हम कहते हैं कि एक ही पक्ष को सुनकर आदेश पारित कर सकती है। अगर वो आ जाता है तो ये मैंडेटरी प्रोविज़न बना दिया गया है कि अगर वैवाहिक संबंध है तो उनके लिए मीडिएशन करवाया जाए। तो अगर दूसरा पक्षकार भी न्यायालय में उपस्थित हो जाता है तो उन दोनों को मीडिएशन यानी समझौते के लिए या उनके बातचीत मेल मिलाप के लिए एक डेट दी जाती है और उनको ये मौका दिया जाता है कि अपने जो इश्यूज़ हैं, एक दूसरे के बीच में मतभेद है, उनको सुलझा लें। अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरे पक्षकार से जवाब मांगा जाता है कि वो उसने त्याग क्यों किया है और उनके बीच में जो इश्यूज़ हैं उनको तय किया जाता है और उनके जब ये जवाब आ जाता है तो दोनों पक्षकारों के बयान और उनकी तरफ से साक्ष्य जो प्रस्तुत करना चाहते हैं उनको लेने के बाद में एक आदेश या डिग्री पारित की जाती है। अगर न्यायालय को लगता है कि इन दोनों व्यक्ति द्वारा त्याग करना उचित नहीं था और बिना किसी कारणों के और बिना किसी उचित आधारों पर उसने त्याग किया है तो वह सेक्शन 9 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए डिक्री पारित कर सकती है। अब इसी बीच में ये जो ट्रायल चलती है उस बीच में भरण पोषण के लिए भी आवेदन किया जा सकता है, जो कि धारा 24 हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत होता है, जो कि वाद कंप्लीट होने तक इंटरमीडिएट यानी अंतरिम भरण पोषण है वो न्यायालय दिलवा सकता है। अब मान लीजिए डिग्री हो गई, उसके बाद में क्या होगा? कोई व्यक्ति के खिलाफ डिग्री हो जाती है तो उसका
कैसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, उसको कैसे क्रियान्वित करवा सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, साथ में रखने के लिए एक कमरे में बंद किया नहीं जा सकता। तो उसके लिए हमको सीपीसी की मदद लेनी पड़ती है, नहीं सिविल प्रक्रिया संहिता की मदद लेनी पड़ती है, जिसके आदेश 21 और रूल 32 में इसका प्रोसेस दिया गया है किस तरह से करवाया जा सकता है। तो आदेश 21 रूल 32 के अनुसार द्वितीय पक्षकार की संपत्ति कुर्क की जा सकती है, परंतु इसमें जेल का प्रावधान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट की डिग्री सेक्शन 9 की जो डिग्री है उसको मानने से इनकार करता है और उसको जो पहले पक्षकार को अपने साथ रखने से मना कर लेता है, तो अधिक से अधिक उसकी संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है, और उससे अगर 6 महीने में कोई उसका पालना नहीं की जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। ये उसका 21-32 में प्रोविज़न दिए गए हैं। मान लीजिए अगर महिला है, स्त्री के पक्ष में अगर डिक्री हुई है तो न्यायालय सीपीसी की ऑर्डर 21 रूल 33 के अनुसार भी एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। अब मान लीजिए उसके बाद में भी अगर डिग्री की पालना ना हो तो क्या, 1 वर्ष तक अगर सेक्शन 9 की डिग्री की पालना नहीं की जाती है तो पक्षकार सेक्शन 13 के अनुसार यानी कि तलाक के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि इसको 1 वर्ष बीत गया है, सेक्शन 9 की जो डिग्री है उसको 1 वर्ष होने के बाद में भी उसका पालना नहीं की जाती है, उचित उसको मौका देने के बाद में उसकी पालना नहीं की जाती है, तो 1 वर्ष के बाद पक्षकार तलाक की अर्जी लगा सकते हैं। अब इसकी संवैधानिकता क्या है सेक्शन 9, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 14 और 21 के अनुसार व्यक्ति को स्वतंत्रता है, वो जहाँ चाहे रह सकता है, जैसे चाहे रह सकता है, उसे सारी स्वतंत्रता दी गई है। तो किसी व्यक्ति को किसी के साथ रखने के लिए मजबूर कैसे किया जा सकता है, ये कई बार सुप्रीम कोर्ट और के सामने आवाज़ें उठी है कि ये 14 आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के अगेंस्ट में है, क्योंकि इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका जाता है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने श्रीमती सरोजानी बनाम सुदर्शन में इसे संवैधानिक घोषित कर दिया, ये कहते हुए कि सेक्शन आर्टिकल जो 14 और 21 है ये उससे अलग है, क्योंकि इसमें 2 पक्षकारों को जो वैवाहिक संबंध में बंधे हुए हैं उनको मौका दिया जाता है कि वह समाज में एक साथ में रहें ताकि सामाजिक संतुलन ना बिगड़े, इसलिए इसको संवैधानिक घोषित कर दिया गया। अब इसकी जो डिग्री होती है उसकी अपील कहाँ होती है? इसकी जो सेक्शन 9 की जो डिग्री है उसकी अपील संबंधित उच्च न्यायालय में 90 दिन की डिग्री जो पारित होती है उसके 90 दिन के अंदर की जा सकती है। उसके बाद में अगर पेश की जाती है तो उसे उसका उचित कारण देना होगा, जो सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 10 यानी कि न्यायिक पृथक्करण, या जिसे हम जुडिशियल सेपरेशन भी कहते हैं। अब फिर से बात आती है कि न्यायिक पृथक्करण क्या है। न्यायिक पृथक्करण तलाक से अलग है। तलाक की डिग्री पास होने पर वह डिग्री की जो डेट है उससे पति पत्नी नहीं रहते। जो डाइवोर्स पिटिशन है उसमें जब डिग्री पास हो जाती है तो हस्बैंड वाइफ नहीं रहते और रिश्ता समाप्त हो जाता है। पर जो सेक्शन 10 है न्यायिक पृथक्करण, उसमें हस्बैंड वाइफ का रिश्ता वैसा ही बना रहता है, पर उनके बीच में जो वैवाहिक दायित्व जो निभाना होता है वो उनकी आवश्यकता नहीं होती। ये सेक्शन 9 का बिल्कुल उल्टा है। सेक्शन 9 में साथ में रहने और दायित्व निभाने का आदेश दिया जाता है, जबकि सेक्शन 10 में डिग्री में अलग रहने और दायित्व से छूट प्रदान की जाती है। अब सेक्शन 10 को एक बार हम पढ़ लें। विवाह के पक्षकारों में से कोई पक्षकार, चाहे वह विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व व पश्चात अनुस्थापित हुआ हो, धारा 13 की उपधारा 1 में और पत्नी की दशा में उसकी उपधारा 2 के अधीन निर्दिष्ट आधारों में से किसी ऐसे आधार पर जिस पर विवाह विच्छेद के लिए अर्जी स्थापित की जा सकती थी, न्यायिक पृथक्करण की डिग्री के लिए प्रार्थना कर सकता है। दूसरा, जहां न्यायिक पृथक्करण के लिए आज्ञप्ति पारित की गई है वहां याचिकादाता इस दायित्व के अधीन नहीं होगा कि प्रत्युत्तरदाता के साथ सहवास करे, किंतु यदि न्यायालय दोनों में से किसी पक्षकार का याचिका पर और ऐसी याचिका में किए गए कथनों के सत्यों के बारे में संतुष्ट हो जाने पर वैसा करना उचित और युक्तियुक्त समझे तो आज्ञप्ति का विखंडन कर सकता है।
अब जैसे कि सेक्शन 10 में पढ़ा, उसके अनुसार उसके आधार क्या हो सकते, सेक्शन 10 के लिए आधार क्या होंगे। सेक्शन 10 उन्हीं आधारों पर पेश की जा सकती है जिसमें तलाक की अर्जी प्रस्तुत की जा सकती है, यानी जिन आधारों पर डाइवर्स पिटीशन पेश कर सकते हैं जो कि सेक्शन 13 में दिया गया है, उन्हीं आधारों पर हम न्यायिक पृथक्करण के लिए सेक्शन 10 में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जो सेक्शन 13 के जो इसके आधार है सेक्शन 10, उनको आधार को समझने के लिए हमारा जो डाइवोर्स का जो वीडियो है उसे ज़रूर देखें, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अब सेक्शन 10 और सेक्शन 13A दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि दोनों में एक ही वर्ड यूज किया गया, न्यायिक पृथक्करण। क्योंकि अब सेक्शन 10 और 13A में फ़र्क क्या है। सेक्शन 10 एक पृथक से अलग से एक याचिका दायर की जाती है जिसमें सिर्फ रेमेडी जो मांगी जाती है न्यायालय से वो यही मांगी जाती है कि हमें न्यायिक रूप से पृथक कर दिया जाए। परंतु सेक्शन 13A में क्या होता है, जब सेक्शन 13 की एप्लीकेशन की जाती है, तलाक की अर्जी लगाई जाती है, तो अगर न्यायालय को यह लगता है कि इसमें तलाक देना उचित नहीं होगा तो वो न्यायिक पृथक्करण की डिग्री भी पास कर सकता है। वो सेक्शन 13A में होता है। वो सेक्शन 13 की याचिका के अंदर ये अलग से रिलीफ दिया जा सकता है, परंतु सेक्शन 10 के लिए यानी कि न्यायिक पृथक्करण की जो अलग से याचिका दायर की जा सकती है वो सेक्शन 10 में है। अब इसका प्रोसेस क्या होगा सेक्शन 10 का, इसका भी प्रोसेस वही होगा जो सेक्शन 9 का, अब जो हमें अभी थोड़ी देर पहले बताया वही सेम जो प्रोसेस है वही रहेगा। याचिका प्रस्तुत करना, उसको व्यक्ति को समन करना, समन के बाद उसको जवाब देना, जवाब के बाद बयान, और बयान के बाद में जो आदेश है या डिग्री है वो पारित किया जाना, और इसकी अपील भी संबंधित उच्च न्यायालय में होगी। अब इसका जुरिडिक्शन क्या होगा, कौन से कोर्ट में ये सेक्शन 9 और सेक्शन 10 पेश की जा सकती है। तो सेक्शन 9 और सेक्शन 10 का जो जुरिडिक्शन है वो सेक्शन 19 यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 19 में दिया गया है, जिसको हम सरसरी तौर पर देख लेते हैं, क्योंकि इसको हमने सेक्शन 13 का जो वीडियो है उसमें पूरी तरह से डिस्कस किया है। तो इसके जो जुरिडिक्शन है, जहाँ पर विवाह हुआ, दूसरा जहाँ पर प्रत्यर्थी यानी रेस्पोंडेंट रहता है, या विवाह के जो पक्षकार हैं दोनों हस्बैंड वाइफ अंतिम बार निवास किया, या जहाँ पत्नी याचिका करता है तो वहाँ जहाँ पत्नी रहती है, या जो आखिरी है वो कि प्रार्थी जहाँ रहता है वहाँ पर अगर दूसरा पक्षकार को 7 वर्ष से गायब है, जिसके बारे में सुना नहीं गया कि वो जीवित है, और या वह दूसरा पक्षकार भारत के बाहर रहता है या ऐसी जगह रहता है जहाँ पर इस अधिनियम का प्रसारण नहीं है, जहाँ ये अधिनियम का क्षेत्राधिकार नहीं है, तो जहाँ पर प्रार्थी रहता है वहाँ पर इसकी अपील, वहाँ पर उसकी कार्रवाई यानी याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें, और शेयर, लाइक, कमेंट करना हरगिज़ ना भूलें।